नमस्कार। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वो एजेंसी है जो आधार कार्ड आपके बनाती है, आपको आधार नंबर देती है और जल्दी ही भारत के सभी लोगों के पास ये नंबर होंगे। एक अनोखी पहचान ही नहीं है, इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे हमारे साथ हैं। अजय भूषण जी, आपका बहुत स्वागत है भारत के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज पर। अब क्योंकि चर्चा हो रही है कि आधार से ही हमारा लेन देन भी होगा, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये कैसे होगा, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक जानना चाहते हैं कि अभी तक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एम वॉलेट, चेक, कैश, तमाम तरह के वो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे थे। अब कहा जा रहा है कि आधार नंबर एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो शायद जीवन को बहुत आसान बना दे। तो सब जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए, मैं आपको आधार के बारे में बताना चाहूंगा कि देश में करीब 108 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को अब आधार नंबर मिल गए हैं। अगर आप वयस्कों की संख्या में अगर आधार को देखेंगे तो करीब 99.1% वयस्क जो एडल्ट लोग हैं उनको आधार नंबर दिया जा चुका है और करीब देश में 36 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार नंबर को बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया है। तो अब ये जो 36 करोड़ लोग हैं, अगर आप देखें तो देश में पूरे देश में करीब एडल्ट्स की संख्या करीब 80-85 करोड़ के आसपास होगी। उसमें से करीब 36 करोड़ लोगों के पास आधार नंबर उनके बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया है। तो करीब हर दूसरा एडल्ट आज उनका जो आधार नंबर है आज उनके बैंक अकाउंट से जुड़ गया है। अब हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं कि अब आधार के द्वारा अभी जो ये डीमोनेटाइजेशन है, कैश की कमी है, इस सिलसिले में अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, जिनके पास डेबिट कार्ड है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, जिनके पास वॉलेट है, जिनके पास अन्य सुविधाएं हैं, उस सुविधा को जरूर अपना उपयोग में करें। लेकिन देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिनके पास शायद स्मार्टफोन भी ना हो, जिनके पास कोई क्रेडिट कार्ड भी ना हो, कोई डेबिट कार्ड भी ना हो, जिनके पास इंटरनेट की अपनी सुविधा नहीं हो। तो अब ये जो बहुत बड़ा वर्ग है, ये हम समझते हैं कि करीब देश में कम से कम 30 से 35 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अभी भी उस सभी सुविधाओं से आज के दिन में वो सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब उनको अगर ये डिजिटल पेमेंट करना हो तो अब वो कैसे करेंगे? उनकी समस्या ऐसी है कि शायद हो सकता है कि उनके बैंक अकाउंट में पैसा हो, लेकिन अब उस पैसे को निकालने में आज दिक्कत आ रही है बिकॉज की कैश है। दूसरा कि हम ये भी चाहते हैं क्या कि आने वाले समय में हम डिजिटल पेमेंट को हम काफी प्रोत्साहन दें, सब लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ जाएं और अपना पेमेंट डिजिटली करें। और जो गांव में, तालुका के लेवल पे, छोटे छोटे शहरों में अगर जो दुकानदार है, किराने का दुकानदार हो सकता है या केमिस्ट हो सकता है या छोटे हॉस्पिटल्स हो सकते हैं या कोई खाद विक्रेता है, कोई बीज विक्रेता है, तो इन सब विक्रेता जो है सो डिजिटल पेमेंट कैसे लेंगे, उसके लिए हमने एक आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बनाया है। इस पेमेंट सिस्टम के तहत किसी भी एंड्रॉयड फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उसमें अगर इस तरह का एक बायोमेट्रिक डिवाइस, फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर इसको अटैच कर दिया जाए तो कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन वो AEPS का पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस बन जाता है। ये जो आप दिखा रहे हैं, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, लेकिन ये जो आप डिवाइस दिखा रहे हैं ये दुकानदार के हाथ में होगी जिसको पेमेंट रिसीव करना है। जी हाँ, बिल्कुल। देने वाले को इस डिवाइस की जरूरत नहीं होगी या पेमेंट देने वाले को इस डिवाइस की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी व्यक्ति ने उस दुकान में जाकर कुछ खरीदा और उसे अगर पेमेंट करना है, अगर उसके पास अगर डेबिट कार्ड नहीं हो, क्रेडिट कार्ड नहीं हो, अगर वॉलेट नहीं हो, उसके पास स्मार्टफोन नहीं हो, तो सिर्फ जो है सो उस पे अपना इस डिवाइस में उसका आधार नंबर एंटर किया जाएगा और यहाँ पर वो अपना अंगूठा लगा देगा वो। अब इस अंगूठा लगाते के साथ ही उसका जो आधार के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है उससे पेमेंट निकल करके और जो दुकानदार है उसके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। इसमें ट्रांजैक्शन करने की जो सीमा है, मतलब कि अगर छोटे छोटे अमाउंट किसी को 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया अगर भी पेमेंट करना हो तो इसके द्वारा किया जा सकता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज ये सिस्टम देश में आज चल रहा है। रोज करीब 6 से 7 लाख ट्रांजैक्शन इस तरह के डिवाइस पे हो रहा है। अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में कई ऐसे राशन के दुकान हैं
फेयर प्राइस शॉप्स हैं जिसमें कि लोग इसी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा गांव-गांव में लोग अपने राशन के दुकानदार को राशन खरीदने के बाद इस तरह से वो पेमेंट देते हैं। तो हम अभी यही कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे शहरों में है या बड़े शहर में या गांव में अगर कोई भी अगर दुकानदार है, किराना का दुकानदार हो, अगर दवा के दुकानदार हो या कोई किसी भी तरह का दुकानदार हो, अगर उसके पास स्मार्टफोन है तो उसे सिर्फ इस तरह के एक बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत है, जिसकी आज की कीमत मुझे बताया गया है कि करीब 2000 रुपए है। इसकी कीमत आगे चल करके कम भी हो सकती है अगर वॉल्यूम बढ़ता है। इसके द्वारा एक लोगों को पेमेंट देने के लिए एक बहुत बड़ी एक सरलता आ जाएगी, सुविधा आ जाएगी और इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट को काफी प्रोत्साहन भी मिलेगा। जी अजय भूषण जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया और हम दरअसल देख चुके हैं। मैंने अभी अपना पासपोर्ट बनवाया, पासपोर्ट के रिन्यूअल में इसी तरह हम आधार का इस्तेमाल करते हैं, जिस काम में हफ्ते कई बार महीने लगते थे, एक दिन के अंदर पासपोर्ट वहां से इशू हो रहा है और अगले दिन हमारे घर पहुंच रहा है। दूसरी हमने अभी देखी, रिलायंस जियो ने जो अपने नए कनेक्शन एक्टिवेट किए हैं, उसमें भी जो एक्टिवेशन हो रहा है वो इसी तरह की एक डिवाइस लेकर वो अंगूठा लगवाते हैं और 30 मिनट के अंदर वो एक्टिवेट होके आ जाता है, जबकि टेलीफोन एक्टिवेट कराना अभी तक 2-3 दिन का काम था। आपने बताया कि डिवाइस लगभग 2000 रुपए की आज की तारीख में है, आगे चलकर और सस्ती हो सकती है, तो दुकानदारों के लिए भी ये आसान होगा। लेकिन एक सवाल है कि ये डिवाइस कहां बनती है? क्या ये मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान में बन रही हैं और क्या इतनी बन रही हैं कि भारत भर के सभी दुकानदारों को जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सकें? देखिए, मैंने करीब 2 दिन पहले ये जो डिवाइस है इनके मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया। पहले तो ये डिवाइस हिंदुस्तान में ही बनती है। ये डिवाइस, ये जो बायोमेट्रिक स्कैनर जो डिवाइस है, ये हिंदुस्तान में ही बनती है। और मैंने उनको बुलाया और उनसे मैंने अंदाज लेने की कोशिश की कि अभी आप अगर अगले 1 महीने में आप ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब अभी फिलहाल जो उनका जो प्रोडक्शन का जो स्केल है, जिसके हिसाब से पहले से उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी है, वो हर महीने में 7 से 8 लाख बना सकते हैं। लेकिन अगर इसमें अगर डिमांड बढ़ी तो इसको स्केल अप करके, चूंकि अपने देश में ही बनता है, तो मतलब कि चाहे तो उन्होंने बोला कि अगले 2-3 महीने के अंदर अगर हमें अगर 30 लाख 40 लाख भी अगर हर महीने में बनाना हो तो ये बना सकते हैं। तो इस डिवाइस की कुछ मैं नहीं समझता हूं कि इस डिवाइस के कारण कोई एक बहुत बड़ा एक कंस्ट्रेंट है, मैं ये नहीं समझता हूं। अच्छा, मैंने इसलिए सवाल पूछा कि आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है इस शुक्रवार को, जिसमें कहा गया है कि वो आधार एनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल लगाने को मैंडेटरी करने का एक सर्कुलर पहले जून में उन्होंने जारी किया था और जनवरी तक ये मैंडेटरी होना था कि जहां भी पीओएस लग रहे हैं वो आधार एनेबल्ड हों। उस सीमा को उन्होंने बढ़ाकर जून कर दिया है, जिससे ये शंका पैदा हो रही है कि शायद जून तक हमारा पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाएगा आधार से पेमेंट लेने के लिए। ये शंका आपको कितनी जायज लग रही है और क्या ये एक एक्स्ट्रा समय सीमा ली गई है, उसके पहले तैयार हो जाने की उम्मीद दिखती है? देखिए, इसमें एक 2 बात थी। इसमें जो आरबीआई का जो एक सर्कुलर था, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी जो डिवाइसेस जो 1 जनवरी 2017 के बाद जो नए जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लगने वाले थे, ठीक है। अब जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जो लगते हैं, जो आपने दुकानों में देखा होगा कि जिसमें कि वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं, और इसके अलावा जो एटीएम मशीन्स हैं, एटीएम मशीन जिसमें कि भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को स्वाइप किया जा सकता है। तो आरबीआई ने एक आदेश जारी किया था कि 1 जनवरी से लगने वाले नए डिवाइस पे भी आधार ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी होनी है। तो अभी पिछले कुछ दिनों में मीटिंग हुई कि अभी डीमोनेटाइजेशन के कारण अभी डिजिटल पेमेंट्स को हमें प्रमोट करना है और इसके लिए जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और जो लोग एटीएम का इस्तेमाल करते हैं उनको भी कुछ सहूलियत मिले, इसलिए इसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास दिया था, आरबीआई के पास भी दिया होगा कि हमें थोड़ी सी इसमें मोहलत दी जाए, जिससे कि जो उस तरह के डिवाइस हैं जिसमें ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चलता है, एटीएम हो या पॉस डिवाइस हो, उसमें ये आधार को जो लगाने की आधार की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी जो लगनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी वो मोहलत मांग रहे थे। इसमें आरबीआई ने दे दिया है, लेकिन उसके साथ भी ये चीज
ये स्पष्ट किया गया है कि वो जो भी डिवाइस लगाएंगे उसमें बाद में इस तरह का अटैचमेंट लगाने की भी सुविधा होनी चाहिए। एक एडिशनल एनेबलमेंट जैसे ही इस तरह की हाँ राइट, तो जो भी एक नई डिवाइस जो लगाएंगे उनको थोड़ी छूट दी गई है कि ये जो बायोमेट्रिक स्कैनर है उसके अंदर में इंटीग्रेटेड, अभी वो फिलहाल उसके लिए कुछ वक्त ले लें, लेकिन जब भी अगर इस तरह का डिवाइस अगर अलग से बाहर से अगर लगाना हो अगर, तो उसमें वो लगाने की सुविधा होनी चाहिए, ऐसा भी उनको एक सुझाव दिया गया है। जी, ये व्यवस्था होनी चाहिए कि ये डिवाइस अलग से जोड़ी जा सके एग्जिस्टिंग डिवाइस में। एक और सवाल उठ रहा है जो इन्हीं मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आ रहा है कि अभी शायद प्रोसेस पूरा तय नहीं है। आपने बताया जैसे कि आधार की मशीन पर अंगूठा लगा देने के बाद पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। अभी एक साइबर सिक्योरिटी बड़ा इशू है जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होने लगा है बहुत जगह, 2 फैक्टर 3 फैक्टर तक की बात हो रही है। तो वो कैसे होगा, क्योंकि इसमें अगर एक बार अंगूठा लगा देने से पेमेंट हो रहा है तो वो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होगा क्या इसमें, या आप सोचते हैं कि कुछ सीमा तक के लेन देन पर वो करने से हमारा प्रोसेस लंबा हो जाता है, इसलिए शायद किसी 100 रुपए तक 500 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर उसको छोड़ा जा सकता है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि देखिए ये जो मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो ट्रांजैक्शन है उसकी सीमा पर उसको निर्भर होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई छोटा ट्रांजैक्शन है, 50 रुपए 100 रुपए का ट्रांजैक्शन है, वो तो सिर्फ जो है सिर्फ फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि कुछ दिनों के बाद ऐसा लगा कि एक सीमा से ज्यादा जो बड़े ट्रांजैक्शन है उसमें 2 फैक्टर लगाना चाहिए, तो ठीक है, उसमें मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जा सकता है, उस ओटीपी के द्वारा हो सकता है, और आधार में ही हमने मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी व्यवस्था की है कि कोई आदमी चाहे तो एक फिंगरप्रिंट से अपना ऑथेंटिकेशन करे, और क्योंकि हमारे पास 10 उंगलियों के निशान है और दोनों आइरिस भी है, तो मल्टीपल फिंगरप्रिंट और या आइरिस के साथ कंबाइन करके भी उसका ऑथेंटिकेशन कर सकता है। और तीसरी बात कि हमारे आधार के सिस्टम में मोबाइल फोन पर ओटीपी भेज करके भी ऑथेंटिकेशन की सुविधा है। तो इस तरीके से हम आधार के द्वारा भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बैंक चाहे तो बैंक एक अपना अलग से भी एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन जो ओटीपी के द्वारा भी कर सकता है। तो ये सब ट्रांजैक्शन की जो सीमा है उस सीमा के तहत की एक इस सीमा तक इस तरह के इतने फैक्टर की ऑथेंटिकेशन की जा सकती है, उससे और ज्यादा होगा तो उसको और हम ज्यादा कड़ा कर सकते हैं। इस तरह का एक मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रांजैक्शन ये तय किया जा सकता है। जी, तो अब एक सवाल है कि ये जो आप कह रहे हैं कि एंड्रॉयड सिस्टम पर ये चलेगा, तो क्या यूआईडीआई की तरफ से कोई ऐप इशू होगा जो ये लोग डाउनलोड करेंगे जिस पर ये ट्रांजैक्शन होंगे? और ऐसा होगा तो क्या वो आईओएस डिवाइसेस पे या जो नॉन एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं उनके लिए भी आप डेवलप कर रहे हैं? देखिए, अभी जैसा कि मैंने कहा कि देश में करीब 1,10,000 इस तरह के पॉस डिवाइस आज के दिन में ऑलरेडी ये फील्ड में काम कर रहे हैं। 1,10,000 पॉस डिवाइस, लेकिन वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, कुछ उसमें एंड्रॉयड पे है, कुछ उसमें लिनक्स पे है। हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक एंड्रॉयड पे ही एक कॉमन सा एक एप्लीकेशन बन जाए, और जिसपे भी हम बनाने का हम लोगों ने काम चालू कर दिया है, और जिससे कि ये एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन हम एंड्रॉयड फोन पर हम रोल अप कर दें। और इसको एक सरकार के तहत अभी ऐसा निर्णय लिया गया है कि एनपीसीआई के द्वारा ये जो एक कॉमन ऐप ये सभी मर्चेंट्स या बैंक्स को दिया जाएगा, अगर जो भी बैंक लेना चाहे इसको। और एक बार एंड्रॉयड पर अगर स्टेबल हो जाता है तो पैरेलली अगर आईओएस पे भी हम लोग कोशिश करेंगे, और जो दूसरे भी कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे भी हम लोग उसको कोशिश करके, जिससे कि ये जो कॉमन एप्लीकेशन है वो सभी मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यूपीआई के साथ हमें उम्मीद थी जब यूपीआई आया कि अब भारत में दूसरे किसी पेमेंट सिस्टम की, पेमेंट गेटवे की, कोई वॉलेट जैसी चीज की दरकार नहीं रह जाएगी। इससे पहले क्योंकि चिंता ये थी कि अलग अलग किसी ने एक वॉलेट डाउनलोड किया है, किसी ने दूसरा डाउनलोड किया है, कोई मर्चेंट किसी एक वॉलेट से पेमेंट लेता है, कोई दूसरा मर्चेंट एक टैक्सी प्रोवाइडर किसी दूसरे वॉलेट से लेता है, किसी का अपना वॉलेट है।
यूपीआई के बाद भी यह सवाल उठ रहा है, यूपीआई से किसी मोबाइल वॉलेट पर पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। आप क्योंकि एक इतना बड़ा क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, आधार शायद आधार से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है, तो क्या ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आधार के साथ ये यूपीआई और जो दूसरे एग्जिस्टिंग वॉलेट्स हैं उनमें भी पेमेंट उनसे ट्रांसफर होने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये जो हमने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की जो बात की, ये यूपीआई का ही एक हिस्सा है। अगर आप यूपीआई में देखें तो यूपीआई में बैंक टू बैंक आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर टू मोबाइल नंबर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसी में आधार टू आधार भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या आधार टू मर्चेंट भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा यूपीआई में है। और जो हमने जो अभी जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की जो बात की है, ये एक यूपीआई एक मल्टीपल पेमेंट्स का एक प्लेटफॉर्म है जिसका कि एक हिस्सा है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। और जहां तक कि वॉलेट और यूपीआई का जो संबंध है, तो अभी आज के दिन में जितने भी हम वॉलेट हम देख रहे हैं, बहुत सारे वॉलेट प्राइवेट सेक्टर में, बहुत सारे वॉलेट जो है सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किए हैं। इन सब वॉलेट्स में एक तरह से एक वॉलेट एक क्लोज्ड लूप है कि अगर एक वॉलेट अगर आपने ले लिया तो आप जिसके पास उस कंपनी का वॉलेट हो उसी को आप पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं आज के दिन में। तो अगर सरकार के पास अभी सुझाव आए हैं कि हम इसको वॉलेट को अगर यूपीआई में डालें तो इसके लिए वॉलेट को इंटर ऑपरेबल बनाना पड़ेगा कि अगर किसी के पास एक कंपनी का अगर वॉलेट हो और किसी और को अगर पेमेंट करना चाहेगा जिसके पास कि उस कंपनी का वॉलेट ना होकर के किसी और कंपनी का वॉलेट हो, तो हम कैसे पैसा ट्रांसफर करेंगे, इसको इंटर ऑपरेबल कैसे बनाया जाए, इसके बारे में सरकार के पास अनेक सुझाव आए हैं। इस सुझाव पर भी विचार चल रहा है और एक बार अगर इस पर अगर निर्णय ले लिया जाता है कि इसको इंटर ऑपरेबल बनाना है, तब ये बड़ा आसानी से ये एक यूपीआई का भी एक पार्ट बन सकता है आए दिनों में। जी, तो ये तो बहुत अच्छी तस्वीर दिख रही है। और जैसे कहा जा रहा है, दो तरह की बातें हो रही हैं। एक, आपके जैसे लोग जो इन काम में चुपचाप लगे हैं, बहुत क्रांतिकारी काम हो रहा है। आधार जब शुरू हुआ था तब भी उस पर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। अब आप आधार के साथ इतना बड़ा एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, इस पर भी सवाल तो उठेंगे। कहा जा रहा है कि दुनिया में कहीं नहीं है, भारत में कैशलेस सोसाइटी कैसे हो जाएगी? क्या ये दूर की कौड़ी नहीं है? इस सवाल का जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए, जब 2010 में जब 2009 या 10 में जब ये आधार का कार्यक्रम चालू किया गया था तो उस समय में भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि हम कैसे इतना बड़ा काम करेंगे, ये क्या डुप्लीकेशन नहीं है क्या? लोगों के पास अनेक तरह के ऑलरेडी आइडेंटिटी है, तो एक दूसरा आइडेंटिटी क्यों किया जाए? लेकिन हम लोगों ने पिछले 6 साल में 108 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने 108 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार नंबर दे दिया है। और आधार नंबर दिया ही नहीं है, हमने एक ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी भी तैयार की है कि जिससे कहीं पर भी गांव में किसी भी कोने पे अगर कोई अपना फिंगरप्रिंट देता है किसी डिवाइस पर और आधार नंबर देता है तो कुछ सेकंड के अंदर ही हम उसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं। आपने अपना ही एक एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया पासपोर्ट का या मोबाइल फोन लेने का, कि किस तरह से मोबाइल टेलीकॉम कंपनी जो है, अभी तो सभी टेलीकॉम कंपनी आधार के द्वारा सिम कार्ड देने का काम शुरू कर दी है। और अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे आधार के द्वारा कैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किया जा सकता है, न बिना किसी क्रेडिट कार्ड के, न किसी डेबिट कार्ड के, न किसी पिन की किसी को जरूरत है, न इसमें क्रेडिट कार्ड खोने की जरूरत है, न चोरी होने की जरूरत है, क्योंकि फिंगरप्रिंट तो हमेशा उस आदमी के पास है ही है और इसके द्वारा वो पेमेंट कर सकता है। तो ये सब तो ऑलरेडी हम इस देश में अभी देखें तो हो ही रहा है। जहां तक कि पेमेंट का सवाल है, आपने कहा दूर की कौड़ी की बात कही, अभी देखिए कि देश में ऑलरेडी रोज 6 लाख इस तरह के ट्रांजैक्शन आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा हो रहा है। करीब महीने में ये 2 करोड़ हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो सुविधा है इसको जितने भी दुकानदार हैं, छोटे शहर के, बड़े शहर के, सब लोग अगर इसको उपयोग करेंगे अगर, तो ये संख्या काफी बढ़ सकती है। और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए देश में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने यूआईडीआई में आज तैयार किया हुआ है। आज के दिन में हम करीब 10 करोड़ ट्रांजैक्शन हम रोज हैंडल कर सकते हैं। और अगर इसको बढ़ाने की अगर जरूरत हो तो इसे हम 20 करोड़ 30 करोड़, और हमने ये भी प्लान किया है कि कैसे कुछ महीनों के अंदर में
ये जो डेली जो हमारा जो ट्रांजैक्शन कैपेसिटी है उसको कैसे हम 30 से 40 करोड़ तक हम इसको बढ़ा पाए हम, जिससे कि अगर सभी जगह अगर आधार के द्वारा अगर पेमेंट एक्सेप्ट अगर लोग करने लगे तो हम उस तरह का जो एक उसके लिए जो कैपेसिटी है उसके लिए हम तैयार रहें। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये दूर की ये काफी दूर की बात है, ये ऑलरेडी हो रहा है और इसको हम लोग एक जल्द से जल्द इसको हम ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिससे के द्वारा ये सभी लोगों को सहूलियत मिल जाएगी और इसको हम जल्द से जल्द इसको कोशिश कर रहे हैं करने का। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ा एक हमारी दुनिया बदल देगा, एक तरह से हमारी जिंदगी बदल देगा। और यहाँ याद दिलाना उचित रहेगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भारत में लाई गई थी तब भी दुनिया में कहीं और वैसा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स वोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिसको भारत ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। और हम उम्मीद करते हैं पांडे जी की जैसा आप कह रहे हैं आप इस काम को भी इतनी तेजी से और इतना सफल बनाएं कि दुनिया में एक मिसाल भारत नई पैदा कर सके कि कैशलेस सोसाइटी की तरफ कैसे बढ़ा जाता है। तमाम मुश्किलों, परेशानियों और अवरोधों के बावजूद हम एक नई मिसाल तैयार करेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। आपको, आपके कार्यक्रम को पूरी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से। आपने समय निकाला, हमसे बात की और आधार से जुड़े हुए पेमेंट पर इतने विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।